कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो एक इनफाइनाइट जो है बहुत बड़ी सी पतली मेटालिक शीट है जिसके ऊपर चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसकी वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी हमको पता करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक इनफाइनाइट शीट बनाते हैं। मान लिया कि ये जो हमारी शीट है वो कैसी है, एक इनफाइनाइट शीट है, इनफाइनाइट सरफेस एरिया की शीट है। अब वो इनफाइनाइट शीट तो बनाई जा सकती नहीं है, इस वजह से हमने इसका एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर बना लिया है। और इसके ऊपर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, इस पूरे के पूरे सरफेस पे चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके पूरे सरफेस एरिया पर। आपको पता है कि कोई भी मेटालिक शीट के ऊपर जो चार्ज होता है वो कहाँ पे रिसाइड करता है, उसके सरफेस एरिया पर, उसके आउटर सरफेस पे रिसाइड करता है। तो जितना चार्ज जो है हमको इधर दिखाई दे रहा है वो दूसरे साइड भी होगा क्योंकि ये एक थिन शीट है। अब हम मानते हैं कि यहाँ से किसी डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को पता करना है। ठीक है, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को पता करना है। तो हम क्या करते हैं, गॉस लॉ का यूज़ करना है, तो हमको एक गॉसियन सरफेस यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा यहाँ पर हम चाहें तो क्यूबॉइड बना सकते हैं। क्या करेंगे, इस पॉइंट से होकर जाता हुआ ये क्यूबॉइड होगा हमारा। इसको हम दोनों सरफेस से ऐसे होकर बना लेंगे ये। ठीक है, इस पॉइंट के अंदर, बस इस पॉइंट को इस सरफेस एरिया के अंदर होना चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से क्लोज सरफेस है ना। तो क्लोज सरफेस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक 3 डायमेंशनल एक जो है यहाँ पर हमको सरफेस एरिया ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमने एक जो है यहाँ पर क्यूबॉइड बना लिया। ठीक है, और ये पॉइंट जो है इसके अंदर है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर है। तो अब हमको पता करना है कि यहाँ पर टोटल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। हम मान लेते हैं कि इसका ये वाला जो सरफेस एरिया है वो A के इक्वल है और इसकी डायरेक्शन जो होगी इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ये जो क्यूबॉइड है इस शीट के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। यानी कि ये अगर शीट है तो क्यूबॉइड जो है वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा अवे होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो बाहर की तरफ ऐसे दोनों साइड जा रही होंगी। ठीक है, किस डायरेक्शन में होगा, तो वो हर डायरेक्शन में, इधर भी होगा उधर भी होगा, यानी कि हर डायरेक्शन में ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड्स निकल रही होंगी। तो यहाँ पर चूंकि ये प्लेन सरफेस, ये एक तरीके की प्लेट है, शीट है, तो शीट है तो यहाँ पर एक क्यूबॉइड बन रहा होगा, इसलिए हमने यहाँ पर एक क्यूबॉइड बना लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर करना क्या है कि अच्छा यहाँ पे भी एक जो है हमको सरफेस दिखाना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, और इसको मैं ऐसे मिला लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा। इधर भी जो सरफेस एरिया होगा वो A के इक्वल होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, दोनों साइड क्या होगी, आउटवर्ड्स होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। तो ये हो गया आपका E इस डायरेक्शन में और ये हो गया E इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी ये दोनों हो गई। अब यहाँ पे चूँकि देखिए इस जगह पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि एरिया वेक्टर क्या होता है, हमेशा सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो ये एरिया वेक्टर यहाँ पर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी। सिमिलरली ये भी तो एक सरफेस एरिया है, यानी कि जो क्यूबॉइड है ये, ठीक है, इसका ये वाला जो बीच वाला सरफेस एरिया है जिसको हम कह सकते हैं कि ये जो कर्व्ड सरफेस जो बन रहा है, इसके जो परपेंडिकुलर दोनों सरफेस हैं वहाँ पर तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा एक सरफेस ये है,
एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, ठीक है, और एक सरफेस उस डायरेक्शन में है। तो इन सारे के सारे सरफेस पे अगर हम देखें तो वहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आएगी उस केस में, सेकंड केस में। और यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 0 डिग्री के इक्वल आएगी। तो जहाँ पर भी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है वहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब हमको यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो इसके परपेंडिकुलर जो भी सरफेस हैं, ठीक है, इस शीट के परपेंडिकुलर जो सरफेस ऐसे रखे हुए हैं, जैसे कि ये शीट है और इस शीट से ये हमने जो आपका क्यूबॉइड जो है रखा हुआ है, तो इस वाले सरफेस पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको ग्रेज करते हुए जा रही होंगी, यानी कि इसके थ्रू नहीं जा रही हैं। अगर इस सरफेस से ग्रेज करते हुए जा रही हैं तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 0 हो गया। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि परपेंडिकुलरली उस सरफेस से पास होनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही होती इस सरफेस से, तो जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती वो सब की सब हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम उसको कह सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, केवल ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, अगर ये शीट है तो ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, इन दोनों से ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो परपेंडिकुलरली पास होंगी। इस वजह से इन दोनों सरफेस से हम फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और नेट फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट की जा सकती है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं फ्लक्स बाय यूजिंग गॉस लॉ। Since we know that फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट, अब यहाँ पर हम एक छोटा सा एलिमेंटल सरफेस ऐसे ले लेते हैं जिसको हम डी ए कह देते हैं, ठीक है। तो ई डॉट डी ए इसके इक्वल होगा। अब चूंकि यहाँ पर अलग अलग सरफेस हैं तो हम सबके लिए अलग अलग यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ पर हम जो फ्लक्स निकल रहा होगा उसको हम φ1 मान लेते हैं, यहाँ पर जो फ्लक्स आउटवर्ड्स इसके निकल रहा है इसको हम φ2 मान लेते हैं, ऐसे ही इस पर कुछ हो जाएगा φ3 मान लेंगे, नीचे वाले सरफेस से हो जाएगा φ4 मान लेंगे, इस वाले जो आउटवर्ड्स इस डायरेक्शन में है उसको हम φ5 मान लेंगे, और जो पीछे वाले डायरेक्शन में है यानी कि इस डायरेक्शन में इसको हम φ6 मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इन सब केसेस में क्या है, फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पर थीटा इज इक्वल्स टू 90 हो जाने की वजह से यहाँ पर कोई फ्लक्स नहीं होगा। तो अगर नेट फ्लक्स की वैल्यू को हम कैलकुलेट करना चाहें तो नेट फ्लक्स जो होगा हमारा केवल इस सरफेस एरिया से और इस सरफेस एरिया से ही हमको मिलेगा। तो यहाँ पर नेट जो सरफेस एरिया है, फ्लक्स जो है उसको निकालते हैं हम लोग सीधे सीधे। ई डॉट डी ए, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। हमको पता है नेट फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए प्लस ई डॉट डी ए, और प्लस इनके भी हैं यहाँ पर ई डॉट डी ए, एक तो डी ए इस डायरेक्शन में हो गया, एक डी ए इस डायरेक्शन में हो गया, बाकी जो होगा उन सबका हम 0 यहाँ पर कंसिडर कर लेंगे। ये हमारा हो जाएगा φ1 और ये हो जाएगा हमारा φ2, φ1 प्लस φ2 मिला के नेट जो है हमको यहाँ पर फ्लक्स मिल जाएगा। तो इस फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 ई डॉट डी ए, इतनी आ गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस डॉट प्रोडक्ट को हम एक्सपेंड करेंगे तो हमको मिलेगा डी ए कॉस 0 डिग्री, और यहाँ से फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। यहाँ पर इंटीग्रेशन के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो सरफेस एरिया है वो इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल होनी चाहिए, इसलिए ई जो है हमारा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा डी ए, कॉस 0 की वैल्यू 1 है इसलिए कॉस 0 को हमने हटा दिया यहाँ पर। डी ए यानी कि ये जो हमारा सरफेस एरिया है इसको हम यहाँ पर
ए लिख लेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा क्लोज सरफेस एरिया क्या हो रहा है, डी ए के इक्वल आ रहा है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे नेट फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, हाँ ये निकाल लिया हमने। उसके बाद अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ की मदद से भी हम फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गॉस लॉ क्या कहता है, फाई इज इक्वल्स टू होता है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो नेट चार्ज है इस गॉसियन सरफेस के अंदर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर कितना चार्ज है हमको नहीं पता क्योंकि ये इनफाइनाइट शीट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे जिसको हम कहते हैं सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, इसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या है, हमने बताया था आपको इनिशियली कि ये जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। तो अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है तो पर यूनिट इसके सरफेस एरिया में जितना चार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, Q अपॉन A से। ठीक है, तो यहाँ पर Q की वैल्यू को अगर निकालना है, यानी कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज है उसको अगर हमको निकालना है, Q इन अगर निकालना है तो ये इसके इक्वल हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा Q इन इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए, ये हम कह सकते हैं यहाँ पर, सिंस सिग्मा इज इक्वल्स टू Q इन अपॉन ए, देयरफॉर Q इनसाइड अपॉन सिग्मा इंटू ए। देयरफॉर यहाँ पर आपका फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हम इक्वेशन सेकंड कंसिडर कर सकते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आपस में इक्वेट कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड हम क्या कह सकते हैं कि 2EA इज इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ई की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ई इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। कोई इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है जिसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ पर बच्चों जो ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर वैल्यू क्या रही है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिपेंड करती है और किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती है, साथ ही साथ उसके मीडियम पर डिपेंड करती है। तो मीडियम और सरफेस चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करती है और किसी भी चीज़ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिपेंड नहीं करती, यानी कि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगी। अगर इनफाइनाइट शीट है तो उसके पास रखिए या दूर रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी ही होगी। ठीक है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। बस यहाँ पर अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम एरिया में चार्ज की वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी।